हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की जब क्रेडिट जो था उसमें कमी आना शुरू हो गई। राइट। इसका मतलब क्या है कि हम जो कॉटन के प्राइसेस में देख रहे थे कि एक बहुत उछाल है। ठीक है, उछाल है, राइस है, या जो भी कहना चाहें आप। साथ साथ में एक और आपने देखा था कि अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी। ठीक है, ये दोनों चीजों की वजह से क्या हो रहा था कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि भारत के जो कॉटन के किसान थे या कॉटन से एसोसिएटेड जो भी था भारत में, उसका फायदा हुआ था बहुत ज्यादा। ठीक है, हमने ये भी देखा था साथ साथ कि हाँ, सबका फायदा हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा जो पीजेंट्स थे ना, उनका बेनिफिट नहीं हुआ था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो दोस्तों, अगर ये क्लैरिटी नहीं हो रही, कि 1991 के जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए भारत में, उसके बाद भारत में बहुत फायदा हुआ है, पैसे बढ़े हैं, जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज क्या हुई है कि ज्यादातर जो पैसे हैं वो अमीर लोगों के हाथ में और ज्यादा बढ़े हैं। तो गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास, उनके हाथ में पैसा नहीं आया है। ठीक है। ऐसा ही कॉटन के टाइम में भी होता है कि लोअर जो पीजेंट्स थे, जो अबंडेंस में थे, ये भी समझो ये लार्ज है, लार्ज पॉपुलेशन, जैसे आज भी लार्ज पॉपुलेशन क्या है, गरीब है या लोअर मिडिल क्लास में दोस्तों, राइट। ऐसी लार्ज पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं आया था। लेकिन ऊपर वाली पॉपुलेशन के पास पैसा आया था, साहूकार वगैरह जो थे, या जो कॉटन के साथ मर्चेंट एसोसिएटेड थे, उनके पास खूब पैसा आया था, मजे में थे, धूम मचा रहे थे वो। और वो साथ साथ किसानों को क्रेडिट भी दे रहे थे। क्रेडिट का मतलब है लोन भी दे रहे थे दोस्तों। ठीक है। लेकिन जब दोस्तों कॉटन के प्राइसेस कम हुए, साथ साथ में अमेरिका सिविल वॉर खत्म हुई, तो ये जो भारत में कॉटन का जो एक धूम मची हुई थी आप कहें, वो सारी धूम खत्म हो गई। ठीक है। और काफी कमी आ गई। ठीक है। एक और चीज मैं आपको साथ में बता दूं, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अमेरिका जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करा है टिल वर्ल्ड वॉर 2। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अमेरिका की टिल वर्ल्ड वॉर 2, बहुत तेजी से ग्रो करेगा अभी अमेरिका दोस्तों। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। असली जो आजादी, इसलिए कहा जाता है, अब्राहम लिंकन को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि असली आजादी तो जो आई अमेरिका की, वो 1865 में आई। ये 18वीं सदी में नहीं आई थी, 1865 में जो आई वो रियल आजादी समझिए, क्योंकि स्लेवरी खत्म हुई अमेरिका में। पूरा अमेरिका यूनाइटेड हुआ और ये सब चीजें हुई दोस्तों। ठीक है, तो वो साइड की चीजें समझना, लेकिन वो भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। तो अब दोस्तों इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप समझ ही सकते हो कि ये जो क्रेडिट जो फ्लो हो रहा है, ये होना बंद हो जाएगा। और जो पुराना लोन दे रखा है पीजेंट्स को, वो भी वापस मांगा जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन इससे क्या प्रॉब्लम और क्या सिचुएशन पैदा होती है दोस्तों। ठीक है। आई होप मैंने एक इंट्रोडक्शन आपके लिए सेट कर दिया है। While the boom lasted, the cotton merchants in India had visions of capturing the whole market in raw cotton, permanently displacing America। जैसे आज एग्जांपल ले लेते हैं, भारत सोचता है मैं आईटी में पूरा दुनिया को डिस्प्लेस कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि हमें और कंट्रीज आ गए, वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, हाँ ये ग्रो भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जस्ट टेल यू। और भी केन्या जैसे है अफ्रीका में। ठीक है। उसके बाद आप देखो तो ब्राजील भी काफी ग्रो कर रहा है। तो अगर ये आईटी में हब्स में ग्रो कर गए, तो कल इंडिया का आईटी सेक्टर भी डूब जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी तो आईटी सेक्टर में, आईटी में जो है वो सोचते हैं कि वी विल कैप्चर दी होल वर्ल्ड। ठीक है। ऐसे ही कॉटन वालों ने भी सोचा कि हम पूरी दुनिया को कर देंगे और डिस्प्लेस भी कर देंगे। ये हो भी जाता दोस्तों, लेकिन भारत की जो नींव थी ना वो वीक थी, बेस भी वीक था, क्योंकि बेनिफिट आप सबको दे नहीं रहे हो। उसके बाद खेती में पैसा लगा नहीं रहे हो, इंडस्ट्री बन नहीं रही है। ठीक है। भारत की एक तो सरकार भी नहीं थी उस टाइम में। ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से हम डिस्प्लेस नहीं कर पाए अमेरिका को। अमेरिका की जो सरकारें आएंगी दोस्तों, उनका पूरा क्लियर विजन रहेगा। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करेंगी, वो पैसा देंगी, बड़े बड़े खेत हैं उनके, है ना, फोकस रखेंगी, तो ऐसे होगा। एज द अमेरिकन सिविल वॉर एंडेड, कॉटन प्रोडक्शन इन अमेरिका रिवाइव्ड। ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन अमेरिका में रिवाइव हुई बहुत तेजी से। और इंडिया के जो कॉटन थे, जो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे ब्रिटेन में, वो स्टेडली डिक्लाइन करेंगे। आप बोल रहे हो यार ब्रिटेन ही है क्या सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी। ये चीज आप याद रखो कि वर्ल्ड वॉर 1 तक पूरी दुनिया का सेंटर जो है वो ब्रिटेन ही समझो आप। हाँ, बीच में जर्मनी आया, हाँ बीच में कभी फ्रांस होगा, हाँ अमेरिका होगा, कभी जापान, कभी रशिया, ये आते रहे, बीच में आते जाते रहे, लेकिन अल्टीमेट सेंटर ब्रिटेन ही रहा। जैसे आज अल्टीमेट सेंटर यूएसए है, उसको चाइना डिस्प्लेस भी कर रहा है, वो भी वो अलग टॉपिक्स है दोस्तों। ठीक है।
तो ब्रिटेन चाहिए था असली मार्केट, ब्रिटेन, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन की इतनी सारी कॉलोनीज थी दुनिया में। ब्रिटेन अगर आपका पार्टनर है तो सब कुछ है। तो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड साहूकार्स इन महाराष्ट्र वर नो लॉन्गर कीन ऑन एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट। मैंने ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट आपको पहले ही समझा दिया था। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि काफी सालों तक लोन दे दिया गया। तो काफी सालों तक लोन दे रहे थे मर्चेंट्स और साहूकार, किसको, किसानों को, जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था, ये देना बंद कर देंगे वो। So this decided to close down their operations, restrict their advances to peasants and demand repayment of outstanding debts। को भी याद रखो कि भाई जो पुराना तो लोन दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, तो बोल रहे हैं वापस दो भाई, वापस दो। ठीक है, वापस देने के लिए, लेकिन किसानों के पास पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है किसानों के पास पैसा? क्योंकि बेनिफिट्स जो है कॉटन के वो उन्हें मिले नहीं सही में। While credit dried up, the revenue demand increased। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि क्रेडिट तो मिल नहीं रहा किसानों को, लेकिन उनको अकॉर्डिंग टू रैयतवारी सेटलमेंट जो हमने पहले देखा था, अंग्रेजों को कर तो देना है, कर, लगान, या जो भी कहो, रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट एज वी हैव सीन वाज इन 1820s एंड 1830s। नाउ इट वाज फॉर द नेक्स्ट, एंड इन द न्यू सेटलमेंट द डिमांड वाज इंक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम 50 to 100%। तो एक और चीज हुई, मैंने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है, आरएस लिख दे रहा हूँ, ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। इसमें प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होते हैं हर साल, हर 10 सालों में, ऐसे करके। तो अब अंग्रेजों ने क्या करा कि पिछले 10 सालों का प्राइस देखा, उसके बेसिस पे प्राइस उन्होंने इंक्रीज कर दिए। अब पिछले 10 सालों में तो प्राइस इंक्रीज हुए थे, तो उस बेसिस पे इंक्रीज होने चाहिए, वो गलत नहीं है। लेकिन अब कॉटन के प्राइसेस कम हो रहे हैं। आपको पॉइंट मेरा ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रेवेन्यू वाज इन 1820s एंड 30s। तो अब देखो, अब ये जो रैयत वाली सेटलमेंट के अंदर जो कर, लगान मांगना है या टैक्स मांगना है सरकार को, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा है सरकार ने टैक्स? उन्होंने देखा कि लास्ट 10 सालों 20 सालों में कॉटन के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो टैक्स बढ़ाना लाजमी है। उन्होंने एक साइंस लगाई और इसके बेसिस पे उन्होंने आंसर निकाला। ठीक है, लॉजिक नहीं लगाया, साइंस लगाई। या लॉ, या आप कह सकते हो कि उनमें एम्पैथी की कमी थी या अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। फ्यूचर में तो प्राइस कम हो रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश बाहर वाले, उनको क्या सोचना है इतना। तो तो पॉइंट आप समझ रहे होगे यहाँ पे कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पैसा हाथ में है नहीं। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं अल्टीमेटली? हमें कहाँ जाना है? हमें अल्टीमेटली दंगों तक पहुंचना है, रायट्स, रैयट्स नहीं, रायट्स। ठीक है, हाउ कुड रैयट्स पे द inflated demand at a time when prices were falling and cotton fields disappearing। समझ रहे हो, कॉटन प्राइसेस तो कम हो रही है। कॉटन प्राइसेस का कम मतलब क्या है? ये कॉटन की प्राइस कम हो रही है। ठीक है, देखो, अब बात देखो, एक चीज समझा देता हूँ, अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कॉटन की प्राइसेस कम क्यों हो रही हैं। पहले 5 लोग कॉटन उगाते थे, अब अगर 10 लोग कॉटन उगाएंगे तो ज्यादा ज्यादा कॉटन अवेलेबल है, तो प्राइस कम ही हो जाएगी, है ना? प्राइस कम ही हो जाएगी। तो पहले सिर्फ इंडिया कॉटन उगा रहा था तो प्राइस हाई थी। अब अमेरिका उगा रहा है, और अमेरिका 10 नहीं, अमेरिका 50 तक उगा दे रहा है, कम रेट्स पे, मेहनत करके, है ना? इंडस्ट्रीज है वहां पे, बड़े बड़े खेत हैं। तो इससे यहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। येट अगेन दे हैड टू टर्न टू दी मनी लेंडर, बट मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव लोन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो फिर से मनी लेंडर के पास गए कि भाई लोन तो हमें, लोन तो है नहीं। और मनी लेंडर्स ने बोला भाई हम तो नहीं देंगे लोन। तो ये हुआ। यार रैयत पेटिशन है, बहुत सारी रैयत पेटिशन हुई दाखिल। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे डेक्कन राइट कमीशन बैठी थी, एक उसको दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पढ़ के हमें हैरानी होती है, पढ़ते हैं इसे। ठीक है, बाकी आप पढ़ना, जो मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा, मैंने पहले ही बता रखा, जो अंडरलाइन करता हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो नहीं करता वो भी आपको पढ़ना है 2-3 बार, और इसको तो 10 बार, है ना? बाकी ऐसे करा करो कि आप जब 1-2 बार पढ़ लिया करो चैप्टर्स, तो उसके नोट्स बना लिया करो, फिर वो नोट्स बार बार पढ़ते रहा करो। ठीक है, ऐसे अच्छा रहता है। ये सही तरीका है पढ़ने का। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आप बस एक रीडिंग करो, उसके बेसिस पे नोट्स बनाओ, और फिर नोट्स से ही पढ़ो। ये आपकी एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। Moreover, the necessary clothes and grains are not sold to us at cash rates. The price asked from us are generally 25 to 50% more than demanded from customers making ready money payments. तो इतना ज्यादा इनसे मांगे जा रहे हैं पैसे। The produce of our fields जो हम is also taken by the साहूकार्स।
who at the time of removing it assure us that it will be credited to our account, but they do not actually make any mention of it in the accounts. They also refuse to pass us any receipts for the produce or so removed by them. तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ से पढ़ते हैं, ऊपर वाला मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रोड्यूस जो हो रहा है किसानों की फील्ड से, वो भी साहूकार या मनी लेंडर्स ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लोन दे रखा है पीजेंट्स को, ठीक है, किसानों को। तो कह रहे हैं आप लोन तो चुका नहीं पा रहे, तो मैं आपका जो प्रोड्यूस है उसको ले जा रहा हूँ, ठीक है। और जब वो प्रोड्यूस ले जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको इसके पैसे बाद में दे दूंगा। ये साहूकार बोल के भी जाता है पीजेंट्स को, लेकिन इसकी कोई वो मेंशन नहीं करते किसी भी बुक में या किसी कागज में। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो कि सब कुछ लॉ के हिसाब से चलने लगा जब अंग्रेज आए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन साहूकार या मनी लेंडर और पीजेंट के बीच कि मैं इतना लोन ले रहा हूँ, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस टाइम पे मैं वापस कर दूंगा। लेकिन इस पेपर में ये मेंशन नहीं कर रहे कि भाई आप तो हमारा प्रोड्यूस ही ले जा रहे हो। तो यही ये चीज लिखी है, बट दे डू नॉट एक्चुअली मेक एनी मेंशन ऑफ इट इन द अकाउंट्स। They also refuse to pass us any receipts for the produce so removed by them. तो कोई रिसीप्ट भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। तो बात ये हो रही है कि पैसे भी मांग रहे हो आप, प्रोड्यूस भी ले जा रहे हो, तो खूब इनजस्टिस हो रहा है। तो देखो यहीं पे यही समझाया गया है कि साहूकार जो है वो काफी ज्यादा ऑपरेस कर रहे हैं हमें। ये कौन लिख रहा है? ये पेटिशन दी जा रही है बाय पीजेंट्स। As we cannot earn enough to defray our household expenses, we are actually forced to beg to them to provide us money, clothes and grain. तो खाने के पैसे नहीं है किसानों के पास, ठीक है। कॉटन वगैरह आने के बाद एक नुकसान क्या हुआ था, देखो राइस या वीट या दाल वगैरह आप अगर उगा रहे हो तो उसको उगाओ और खा लो, कॉटन को खाओगे थोड़ी ना। तो ये एक नुकसान था। तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी पैसे मांगने पड़ते थे, which we obtain from them not without great difficulty nor without their compelling us to enter into hard conditions in the bond. तो मैंने जो आपको कागज वगैरह बताया ना, वो बॉन्ड ये है, ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड साइन कराए रहे। मोर ओवर द नेसेसरी क्लोथ्स एंड ग्रेन, जो क्लोथ्स एंड ग्रेन दे रहे हैं ना ये साहूकार, वो मार्केट के रेट पे नहीं, वो भी बहुत ज्यादा हाई दे रहे हैं। द प्राइसेस asked from us are generally 25 or 50% more than demanded from customers making ready money payments, ठीक है। तो जिस आदमी ने लोन ले रखा है ना, उसकी तो मार लग गई है बुरी वाली यहाँ पे, कि ना तो उसको खाने के लिए चीजें मिल रही हैं, ना पहनने के लिए मिल रही हैं, ना उसे लोन खेती करने के लिए मिल रहा है। उसको समझ सकते हो, उस इंसान की आप स्थिति समझने की कोशिश करो कि क्या होगी। दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई है, ठीक है। काफी बार इनजस्टिस भी हुआ था जो यहाँ पे बुक्स में मेंशन नहीं है। काफी बार क्या होता था, अनफॉर्चुनेटली उनको वो बोलते थे कि अपनी वाइफ्स भी मुझे दे दो, अपनी बीवियां भी मुझे दे दो। ये भी हुआ था इस टाइम में। तो जब आप समझो ये चीजें कि ये दंगे हुए, ये किसान आगे चल के जब दंगे करेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है दोस्तों। किसानों के पास दंगे करने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। यही हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के देखेंगे, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।